हेलो गाइस, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बीएड एजुकेशन बाय डॉक्टर गीता में हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ डिसेबिलिटी, कैरेक्टरिस्टिक एंड टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। असमर्थता का अर्थ, विशेषता तथा प्रकारों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि असमर्थता क्या होती है। ये हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट एंड कॉमन टॉपिक है जो हम बीएड फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, डीएड फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, एमएड, एमए एजुकेशन में हमें पढ़ने को मिलता है। एसटेट, सीटेट, नेट और आरटेट की हम तैयारी कर रहे हैं, जो भी उन सब के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में है वो इसमें से क्वेश्चन है वो कई बार पूछा जाता है। तो इसलिए टॉपिक है वो सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के, चाहे आप एमडीयू से हैं, चाहे आप सीआरशू से हैं, चाहे आप सीबीएलयू से हैं, केयूके से हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं। ये काफ़ी कॉमन टॉपिक है, सभी यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ने को मिलता है। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। मीनिंग ऑफ इम्पेयरमेंट, बाधिता का अर्थ। कि बाधिता होती है यानी किसी चीज़ पर बाधा। जैसे बाधा स्थायी किस्म की, यानी जो परमानेंट हो, कुछ समय के लिए होती है, उसको बाधिता नहीं कह सकते हम। यानी बाधिता है वो स्थायी किस्म की मनोवैज्ञानिक या शारीरिक असमानता होती है। यह असमानता जन्म से या बाद में अर्जित हो सकती है, यानी ये जन्म के साथ भी, जन्मजात भी आपको बाधिता है वो हो सकती है, और जन्म के पश्चात भी किसी कारणवश है। जैसे किसी के कान में दर्द हो जाता है, कोई तो जन्म से बहरा हो जाता है, ठीक है ना, जिसको सुनाई नहीं देता है, लेकिन किसी कारणवश किसी दुर्घटना में, जैसे किसी ने जोर से कान पे थप्पड़ मारा तो उसके बाद आपको सुनने में दिक्कत आ रही है, या पानी कान में जाने से आपको घूं घूं की आवाज़ आ रही है, आपको सुनने में भी दिक्कत आ रही है। कैसे बहुत सारे कारण हो जाते हैं। या आपके कान के पर्दे में छेद होना, ये भी बाधित हो सकता है। शरीर का कोई दोषपूर्ण अंग या अंग का ना होना, कि कोई कार्य है, शरीर का अंग है, जैसे आपका एक हाथ है वो काम नहीं कर रहा है, या एक हाथ आपका पूर्णतः नहीं है। पोलियो के बाद अंदरंग यानी लकवा आना भी बाधिता का कारण है, जिसके कारण आप सामान्य कार्य करने में असमर्थ हो जाते हो। यह निम्न स्तर की बुद्धि। बाधिता के परिणाम स्वरूप शरीर के बाधित भाग में आवश्यक क्रिया करने की पूर्ण या आंशिक योग्यता हो जाती है, तथा व्यक्ति जिन सामान्य क्रियाओं को करने में सक्षम होता है वह उन क्रियाओं को नहीं कर पाता। यानी बाधिता के कारण व्यक्ति सामान्य होता है, लेकिन ऐसे कुछ अड़चन हो जाती हैं या ऐसी क्रियाओं को करने में वो असमर्थ हो जाता है जो वो नहीं कर पाता है। जैसे चलना, देखना, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना इत्यादि। जैसे आपके पैर में चोट लग गई, चोट लगने के कारण क्या हो गए कि बाधिता आ गई, आप चल फिर नहीं सकते। आपके आँख में चोट लग गई, या आप किसी टॉय से खेल रहे थे, जैसे बच्चे कई बार गन से खेलते हैं और खेलते खेलते उसकी जो गोली होती है वो किसी की आँख में लग जाती है, तो उसका पूरा जीवन ही व्यर्थ हो जाता है, नष्ट हो जाता है उसका, क्योंकि आँखें हमारे अनमोल रतन हैं, जिससे हम इस सुंदर संसार को देख सकते हैं, हर चीज़ को महसूस कर सकते हैं। और वो एक छोटी सी दुर्घटना के कारण हम अपने इस सुंदर संसार को अंधकार में बना देते हैं। उससे वहाँ पर क्या हो जाती है, बाधिता हो जाती है। जैसे बोलना, कि जैसे आपकी जीभ है, किसी कारणवश वो, किसी कारणवश से आप बोल नहीं पा रहे हो, जीभ पे स्वेलिंग आ गई है, या चोट लग गई है, या वो कट गई है, तो क्या है वहाँ पर बाधिता है। कि आप किसी चीज़ को पढ़ने में असमर्थ हो, लिखने में असमर्थ हो, तो वहाँ पर क्या है, बाधिता। मीनिंग ऑफ डिसेबिलिटी यानी असमर्थता का अर्थ, यानी असमर्थ, कि आप किसी कार्य करने में सक्षम नहीं हो, कि किसी कार्य को करने में असमर्थता जाहिर होती है। जैसे असमर्थता से हमारा अभिप्राय है कि वह कठिनाई या समस्या जो एक या अधिक क्रियाओं को करने में होती है, जिन्हें सामान्यतः दैनिक जीवन में आवश्यक मूलभूत घटकों के रूप में स्वीकार किया जाता है। बाधिता के कारण कार्यशीलता में भी कमी है वो आने लग जाती है। जैसे
कान के पर्दे में छेद के कारण व्यक्ति सामान्य रूप से सुनने के योग्य नहीं होता है। इसी कारण दोषपूर्ण छवि बनने के कारण दृष्टिबाधित व्यक्ति उचित प्रकार से देख नहीं सकता है। कि ये कहता है कि अगर आपके कान के पर्दे में छेद हो जाता है, यानी उसके कारण आपको अच्छी प्रकार से सुनाई नहीं देता है, आप कोई भी सामान्य आवाज़ सुनने में सक्षम नहीं होते हैं। कि कोई धीरे से भी बोल रहा है तो भी आपको सुनाई नहीं दे रहा, काफ़ी तेज़ ज़ोर से आवाज़ लगाता है तो आप थोड़ा बहुत सुन पाते हो, लेकिन सामान्य क्रिया करने में आप असमर्थ हो जाते हो। कि जैसे चोट लगने के कारण आपको दिखाई न देना, आप उसको वहाँ पर क्या है, दृष्टिबाधिता है। अगर चिकित्सा की भाषा की अगर हम बात करते हैं तो इसमें असमर्थता, शारीरिक बाधिता, फिजिकल इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी तथा शारीरिक कार्य करने की सामान्य रूप से अयोग्यता होती है। यानी जो आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो वो भी आप अच्छी प्रकार से नहीं कर पाते हो। कानूनी रूप से असमर्थता यानी डिसेबिलिटी शरीर पर स्थायी घाव होता है। कि जैसे पिक में भी दिखाया गया है कि मान लीजिए किसी कारणवश किसी दुर्घटना में या जन्म से ही आपका हाथ या पैर काम नहीं कर रहा है तो वो क्या है, आपका स्थायी घाव है। जैसे किसी दुर्घटना में आप यानी आपका एक्सीडेंट हो गया, उसमें आपका पैर चला गया तो आप क्या हो गए, वहाँ पर स्थायी घाव हो गया। कि वो आपको वो चीज़ें कभी जीवन में नहीं मिलने वाली हैं। आपका हाथ का जाना, आपकी आंखों का जाना, वापिस ना आना, वो क्या है, आपके स्थायी घाव हैं। यानी हमेशा हैं, वो आपको नज़र आते हैं आपकी लाइफ में, आप उनको कभी भी नज़रअंदाज है वो नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ हैंडीकैप। यानी हैंडीकैप से यानी अपंगता, बाधिता यानी इम्पेयरमेंट, असमर्थता डिसेबिलिटी को जन्म देती है। और असमर्थता व्यक्ति को अपंग यानी हैंडीकैप बनाती है। अपंगता यानी हैंडीकैप व्यक्ति की असमर्थता डिसेबिलिटी के द्वारा लगाई गई या अर्जित की गई पाबंदी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति की दैनिक क्रियाओं की दक्षता प्रभावित होती है। अपंगता व्यक्ति की उन समस्याओं से संबंधित है जो असमर्थता या बाधिता के कारण उत्पन्न होती है। और असमर्थता किसी एक वातावरण में समस्या पैदा कर सकती है लेकिन अन्य वातावरण में नहीं। जैसे कोई अपंग व्यक्ति किसी खेल में सामान्य व्यक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता है, कि वो कुश्ती नहीं कर सकता, वो दौड़ नहीं लगा सकता, लेकिन पढ़ाई में या कक्षा में उसके लिए कोई कठिनाई नहीं है, कि वो आराम से अपना कार्य है वो कर सकता है। कि जैसे किसी के हाथ नहीं, अभी जैसे ये पिक में दिखाया गया है कि ये बच्चा है, ये दौड़ लगा सकता है, लेकिन ये बच्चा हाथ से लिख नहीं सकता। ये किससे लिख रहा है, ये पैरों से कर रहा है। कि किसी कार्य को सामान्य बच्चों के बराबर न करके किसी दूसरी प्रकार से वो कार्य है वो कर सकता है, लेकिन ये नहीं है कि ये पढ़ाई में कमज़ोर है। ये सामान्य बच्चों की तरह या उनसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो हो सकता है, अपना कार्य कर सकता है। कि जैसे मान लीजिए बच्चा है वो फिजिकल रूप से हैंडीकैप्ड है पूर्णतः, कि उसके पैर भी काम नहीं कर रहे हैं, तो ज़रूरी तो नहीं कि वो पढ़ाई में कमज़ोर हो, पढ़कर वो अपने आप को उनके बराबर है वो रख सकता है। इस प्रकार एक असमर्थ व्यक्ति तब तक अपंग नहीं होता जब तक उसकी शारीरिक असमर्थता उसके शैक्षिक यानी शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक कार्यों में और व्यक्ति स्वयं अपने निजी कार्य तथा व्यावसायिक समस्याएं उसके लिए पैदा ना करे, तब तक उसको अपंगता या शारीरिक असमर्थ नहीं कह सकते। असमर्थता को उपचारात्मक सेवाओं द्वारा कम किया जा सकता है। कि जैसे किसी को सुनाई नहीं दे रहा है तो उसके कानों में मशीन लगाकर वो अच्छी प्रकार से सुन सकता है। किसको देखने में दिक्कत आ रही है तो वो स्पेक्स वगैरह लगा के या लेंस वगैरह लगा के अपने दोषों को दूर कर सकता है कुछ हद तक। जो पूर्णतः आंशिक रूप से अंधे हैं तो उनके लिए ऐसा नहीं होता, लेकिन जो कम है, जिनको थोड़ी बहुत दिक्कत है और जिसमें कि कुछ कृत्रिम संसाधनों के द्वारा यानी उपचार के द्वारा उनका निदान है वो किया जा सकता है। ये भी है कृत्रिम अंगों का प्रयोग करके, जैसे पैर कट गया तो वहाँ पर नकली पैर का प्रयोग करके, नकली हाथ का प्रयोग करके, ये सारी क्या है, कृत्रिम अंग हैं।
असमर्थता की मुख्य विशेषताएं कि उपरोक्त जो हमने तीनों शब्दों के बारे में हमने पढ़ा कि बाधिता, असमर्थता, विकलांगता या अपंगता के बारे में, कि इसमें यह अंतर हुआ कि बाधिता है वो रचनात्मकता यानी असमर्थता कार्यपरक, और अपंगता है वो सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारण है। इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं, या असमर्थ यानी जो डिसेबल लोग हैं उनकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से हो सकती हैं। असमर्थी बालक समर्थी बालकों यानी नॉन डिसेबल बच्चों के समान ही होते हैं। उनमें केवल विशिष्ट असमर्थताएं विद्यमान होती हैं, यानी स्पेसिफिक डिसेबिलिटी विद्यमान होती है। जैसे उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो एक अंधा बालक दूसरे किसी सामान्य आंख वाले बालक के समान नहीं होता है, परंतु केवल उसमें दृष्टि दोष है वो होता है। असमर्थी बालकों का जीवन निर्वाह करने का और सभी कार्यक्रमों में भाग लेने का उनको पूर्ण मौलिक अधिकार है, वो भी समाज का एक अभिन्न हिस्सा है। इसलिए किसी भी कार्य में पार्टिसिपेट करने से हम उनको रोक नहीं सकते हैं, ये उनका अधिकार है। परंतु स्कूलों, घरों और कार्यस्थलों और समुदाय में हम उन्हें जानबूझकर या अज्ञातवश अलग मानते हैं, कि जैसे हम कहीं पर बैठे, नहीं ये कार्य नहीं कर सकता, इसको अलग से बिठा दिया जाए, नहीं आप नहीं करोगे, आप यहीं पर बैठे रहो। तो ऐसा हमें उनको महसूस करवाते हैं। हमारा विशेष व्यवहार उनमें दूसरेपन की भावना उत्पन्न करता है, कि वो अपने आप को सामान्य से अलग समझने लग जाते हैं, उनके अंदर एक हीन भावना पनपने लग जाती है। तो इसलिए हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि उनको भी, वो भी एक समाज का महत्वपूर्ण अंग है, समाज के उत्थान में अपना योगदान दे सकते हैं। तो इसलिए उनकी भी समान भागीदारी है वो होनी चाहिए। असमर्थी बच्चों में स्वतंत्र रूप से क्रिया करने की प्रबल इच्छा होती है। सामान्य वातावरण में उनकी कार्य प्रणाली को स्वतंत्र करने की बजाय हम उन्हें दूसरों पर अधिक निर्भर बना देते हैं, और इसी कारण से कि कई जो विकलांग बच्चे हैं वो भीख मांगना शुरू कर देते हैं। कोई भी व्यक्ति चाहे वह विकलांग हो या प्रतिभाशाली, अपनी व्यक्तिगता उनकी होती है, वह अपने ही तरीके से सोचता है, अपने तरीके से वो सीखता है और अपने तरीके से कार्य करता है, कि किस प्रकार से वो अपना कार्य है वो कर सकता है। वो सारी चीज़ें देखता है कि जैसे किसी बच्चे का हाथ काम नहीं कर रहा है तो वो पैरों की सहायता से काम करते हैं, पैर नहीं कर रहे हैं हाथों की सहायता से वो काम कर रहे हैं, यानी वो अपना कार्य करने का तरीका है वो अपने हिसाब से बदलते हैं, उनकी सोचन शक्ति है वो अपने हिसाब से उस कार्य को सोचते हैं। हर असमर्थी में बेहतर जीवन जीने तथा समुदाय में कार्य स्तर में सुधार करने की क्षमता होती है। हर कोई जरूरी नहीं है कि वो शारीरिक रूप से विकलांग है तो वो मानसिक रूप से भी हो, वो मानसिक रूप से सामान्य भी हो सकता है और प्रतिभाशाली बच्चा भी हो सकता है। वो समाज में और अपने जीवन की समस्याओं से लड़ने के लिए उन समस्याओं का निपटारा कैसे कर सकता है, समाज की प्रगति में वो कैसे योगदान दे सकता है, समाज में किस प्रकार की बुराइयां व्याप्त हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता है, उन सब में वो चिंतन मनन कर सकता है, समस्याओं का समाधान रख सकता है। सभी विशिष्ट बालकों, विशेषकर असमर्थ बच्चे, उनको आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो बच्चे किसी प्रकार के कार्य करने में असमर्थ होते हैं और माता पिता भी उनको ये सोचते हैं कि चलो इनको कोई ज़रूरत नहीं है, ये पढ़ाई करने की इनको आवश्यकता नहीं है, ये नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे बच्चों को हमें भी प्रोत्साहन करना चाहिए एज ए पेरेंट्स, एज एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते हमारा ये दायित्व बनता है कि क्योंकि चाहे वो हैंडीकैप्ड यानी असमर्थ बच्चा है या सामान्य बच्चा है, प्रत्येक बच्चा अपने समाज का एक अभिन्न हिस्सा है। उन सबको शिक्षा देने के लिए और उनकी आर्थिक सहायता यानी उनकी स्वयं की जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए धन की सहायता है वो करनी चाहिए। उनको प्रोत्साहन करना चाहिए कि वेरी गुड, आप ये काम कर सकते हो, अरे वाह आप तो बहुत अच्छे से कार्य कर सकते हो, आप में तो बहुत अच्छा टैलेंट है, आप ये कार्य कर सकते हो। यानी एक उनमें एक जोश, एक उत्साह, एक उमंग की भावना है वो हमें भरनी चाहिए। हमें कभी भी उन्हें अपने आप से अलग नहीं समझना चाहिए और उनको ये महसूस भी नहीं होने देना चाहिए। ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जैसे सरकारी भत्ते, सीखने के सामान को खरीदने के भत्ते, वर्दी आदि है वो उनको उपलब्ध करवाई जाए। नेक्स्ट है टाइप ऑफ डिसेबिलिटी यानी असमर्थता के प्रकार। कि असमर्थता है ये दो प्रकार की होती है, एक मानसिक असमर्थता होती है यानी मेंटल डिसेबिलिटी, शारीरिक असमर्थता फिजिकल डिसेबिलिटी,
मानसिक असमर्थता यानी मेंटल डिसेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो ये भी दो प्रकार की होती है। एक होता है अधिगम असमर्थ यानी लर्निंग डिसेबल, कि जो अधिगम होता है सीखना, यानी जो सीखने में असमर्थ होते हैं। इस श्रेणी में वो बालक आते हैं जो पाठ्यक्रम यानी कैरिकुलम को समझने में, उसको पढ़ने में, लिखने में या सामाजिक निपुणताओं को अच्छी तरह से समझने में असमर्थ होते हैं, यानी उस कार्य को करने में असमर्थ होते हैं, अच्छी प्रकार से वो कार्य नहीं कर सकते हैं। वे देखने में सामान्य बालक जरूर नजर आते हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में लिखना, पढ़ना, सुनना, वार्तालाप करने में वे अपने आप को असमर्थ पाते हैं। यानी जिस प्रकार से एक सामान्य बच्चा है वो हर प्रकार के माहौल में अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, स्थापित कर सकता है, एक दूसरे से किस प्रकार से बातें करनी है, किस एटमॉस्फेयर में कैसे बातें करनी है, वो अच्छी प्रकार से जानता है। लेकिन जो ये अधिगम असमर्थ जो बच्चे होते हैं वो अपने आप को उस वातावरण में समायोजित नहीं कर पाते हैं। मंदबुद्धि बच्चे, मेंटलिटी रिटार्टेड जो बच्चे होते हैं, ये वो होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों से कम होती है। यानी जो सामान्य बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि है वो 90 से 120 के बीच में होती है, 90 से 120 के बीच में होती है। और जो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं उनकी सामान्य बच्चों से कम बुद्धि लब्धि होती है, यानी 90 से कम होती है। और इसमें जैसे जड़ बुद्धि, मूढ़ बुद्धि और मूर्ख बुद्धि आते हैं। इनके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसके बारे में हम पूरी डिटेल देंगे कि सामान्य बच्चे कौन से होते हैं, मंदबुद्धि कौन से होते हैं, प्रतिभाशाली गॉड गिफ्टेड बच्चे कौन से होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस प्रकार के बालकों को हम मानसिक विकलांग बालक या मानसिक मंदन भी कह सकते हैं, यानी जो मानसिक रूप से सीखने में असमर्थ है। नेक्स्ट है शारीरिक असमर्थता यानी फिजिकल डिसेबिलिटी जिनमें होती है। इसको भी कुछ पार्ट में हम बांट सकते हैं, जैसे शारीरिक असमर्थता यानी फिजिकल डिसेबिलिटी, दृष्टि असमर्थता विजुअल डिसेबिलिटी, श्रवण असमर्थता हेयरिंग डिसेबिलिटी और वाणी असमर्थता यानी स्पीच डिसेबिलिटी। कि जैसे शारीरिक असमर्थता की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कुछ वो बालक आते हैं जो विद्यालय में शारीरिक रूप से जाने में असमर्थ होते हैं, यानी वो दूसरों पर निर्भर होते हैं, वो बगैर सहारा के चल फिर नहीं सकते हैं, कि हर प्रकार से वो दूसरों पर निर्भर होते हैं। और शिक्षा के प्रचार प्रसार व सामाजिक चेतना के कारण ये इन बालकों को शिक्षा देने तथा इनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास है वो करते हैं। और हमारा भी दायित्व बनता है कि इन बच्चों को की शिक्षा की मुख्य धारा से इनको जोड़ा जाए। इनके जीवन में भी शिक्षा का काफ़ी महत्व है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो बच्चे जाने आने में असमर्थ हैं, जो स्कूल नहीं जा सकते, चलने फिरने में असमर्थ हैं, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। दृष्टिबाधित या दृष्टि असमर्थता विजुअल डिसेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो कुछ बालक जन्म से ही दृष्टिविहीन होते हैं, जिसको जन्म से ही अंधे होते हैं, उनको कुछ नहीं दिखाई देता। और कुछ बालक ऐसे होते हैं कि जन्म के पश्चात किसी दुर्घटना में या किसी बीमारी के कारण, किसी चोट के कारण वो अपनी दृष्टि को खो देते हैं, कुछ पूर्ण रूप से, कुछ आंशिक रूप से। तो वे भी इसके अंदर आते हैं कि दृष्टि असमर्थ बालक हैं वो मानसिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक दबाव में रहते हैं और जीवन यापन करना उनके लिए काफ़ी दुष्कर हो जाता है। श्रवण असमर्थता हेयरिंग डिसेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें समाज में सुनने की समस्या काफ़ी लोगों को ग्रस्त होती है, कि किसी को ऊंचा सुनाई देता है, किसी को कम सुनाई देता है, बिल्कुल ही कम सुनाई देता है, कि उसके पास आके ज़ोर से चिल्लाएं तो उसको सुनाई देता है, और किसी को मतलब थोड़ा हाथ तेज़ बोलते हैं तो उसको सुनाई देता है, और किसी को जन्म से ही बिल्कुल सुनाई न देता है। तो वो श्रवण असमर्थता के अंतर्गत आते हैं। और ये श्रवण असमर्थता भी जन्म से भी हो सकती है और जन्म के पश्चात किसी बीमारी के कारण, किसी दुर्घटना के कारण या किसी चोट के कारण है वो हो सकती हैं। वाणी असमर्थता यानी स्पीच डिसेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, स्पीच यानी बोलना, कि हम अपने विचारों को दूसरों के सामने बोल कर रखते हैं और सुनते हैं। तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने विचारों को प्रकट करने में असमर्थ होते हैं, यानी वो बोल नहीं पाते हैं, यानी कुछ हकलाकर बोलते हैं या कुछ अटक अटक के बोलते हैं, या कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं, तो ऐसे होते हैं, वो पूर्णतः शब्द नहीं बोल पाते हैं। और वो वाणी असमर्थता में कुछ बच्चे जन्म से ही उनके वाणी दोष होता है, वो बोल नहीं पाते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि किसी दुर्घटना के कारण, किसी बीमारी या चोट के कारण उनको वो स्थिति होती है जिसके कारण वो उस रोग से ग्रस्त होते हैं।
जैसे वाणी असमर्थ बालक को कई प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ता है और ये जन्मजात भी हो सकती है या जन्म के पश्चात भी हो सकती है। कुछ बच्चों के वाणी दोष संबंधी होते हैं, वो पूर्णतः अच्छी प्रकार से बोल नहीं पाते हैं, सही प्रकार से उच्चारण नहीं कर पाते हैं। ये आता है वाणी असमर्थता के अंतर्गत। असमर्थता के बारे में आपने जाना कि बाधिता क्या है, अपंगता क्या है, असमर्थता क्या है, इसकी असमर्थता की विशेषताएं क्या हैं और असमर्थता कितने प्रकार की होती है। आज हमने उनके बारे में चर्चा की, हमने सीखा और आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगी, ऐसा मेरा मानना है। आपके लिए काफ़ी ज्ञानवर्धक होगी। और जो इस चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें, एवरी वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू गाइज़।